स्टूडेंट से हम पढ़ रहे थे क्लास 11 एनसीईआरटी बुक है उसका हम अपना एक टॉपिक पढ़ रहे थे केंद्रक। तो इसके फर्स्ट वीडियो में हमने केंद्रक का परिचय, केंद्रक को कौन कौन से नामों से जाना जाता है, जैसे हार्ट ऑफ सेल या कंट्रोलिंग सेंटर कहते हैं उसको, या आनुवांशिकता गुणों के उसको संग्राहक कहते हैं, या डायरेक्टर ऑफ सेल भी कहते हैं। तो हमने उस वीडियो में हमने उसके अन्य नाम देखे थे और एक हेमरलिंग का प्रयोग भी पढ़ा था कि किस तरह से स्टेबुलरी की दो सेवा ग्रेनुलेटा और मेडिटेरेनिया लेकर हेमरलिंग ने सिद्ध किया कि केंद्रक ही कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं अपन, देखो ये केंद्रक की कोशिका में स्थिति, केंद्र की सेल में स्थिति कहाँ होती है, ये कहाँ पाया जाता है। देखो ये अगर हम केंद्र की बात करें, चाहे वो पादप कोशिका या जंतु कोशिका हो, तो एक तो जो विभज्योत की कोशिकाएं होती है, जैसे मान लो पादप की विभज्योत की कोशिकाएं जिनमें कोशिका विभाजन चलता रहता है लगातार, और जो जंतु कोशिका है, जंतु सेल है, उनमें केंद्र के बीचों बीच पाया जाएगा, कोशिका में केंद्र में पाया जाएगा। क्योंकि विभजित कोशिका जब बन रही है तो ये भी बनी हुई है, तो इनमें क्या रिक्तिकाएं पैदा नहीं होती, इसलिए केंद्रक बीच में रहेगा। अब धीरे धीरे विभजित की कोशिका क्या होगी, जब ये आकार में बड़ी होगी तो इसके बीच में खाली जगह पैदा हो जाएगी और एक बड़ी रिक्तिका बन जाएगी, जिससे कुछ केंद्रक है वो थोड़ा साइड में खिसक जाएगा। तो अभी हम कह रहे हैं कि विभजित कोशिका और जो जितने भी जंतु कोशिका हैं उनमें केंद्र कहाँ पर जाता है, केंद्र में, या जिसको हम कहते हैं मध्य के अंदर पाया जाएगा। लेकिन वही अगर जो पादप की जो परिपक्व कोशिकाएं होती है, परिपक्व सेल में बड़ी रिक्तिका बनने के कारण केंद्रक है वो परिधि की तरफ चला जाता है। तो बनने के कारण केंद्रक परिधि की ओर पाया जाता है, परिधि की ओर पाया जाता है। तो ये इसकी स्थिति है कि विभजित की कोशिकाओं में और जंतु कोशिकाओं में केंद्र बीच में होता है, और धीरे धीरे जैसे पादपों की परिपक्व कोशिकाएं परिपक्व होती है तो उनमें रिक्तिका बनने लगती है, छोटी छोटी रिक्तिकाएं मिलकर बड़ी रिक्तिका का बना लेती है, और फिर केंद्र का वो परिधि की तरफ खिसक जाता है। अब ले लेते हैं हम केंद्र की संख्या, कि केंद्र के एक कोशिका में कितनी संख्या में ये पाया जाता है। तो देखो एक सेल में केंद्र की संख्या के आधार पर, केंद्र की संख्या के आधार पर निम्न स्थितियां पाई जाती है, निम्न स्थितियां होती है। पहले कौन सी स्थिति है, देखो अकेंद्री की स्थिति, अकेंद्रीय अवस्था। अब अकेंद्री की हम इसको कहेंगे एकेरियोटिक। देखो ए यानी एब्सेंट और केरियो का मतलब होता है केंद्रक, तो इसमें एक का मतलब क्या हो गया, एब्सेंट, और केरियो का मतलब हो गया न्यूक्लियस। तो यहाँ पर, और साइट का मतलब हो गया सेल। तो यहाँ पर है कि ये जो सेल है, सेल में जो केंद्रक होगा वो बिल्कुल एब्सेंट होगा। देखो तो इसका मतलब है ये इस सेल इसका कंट्रोल है वो कोई दूसरी कोशिका करेगी, क्योंकि इसमें केंद्रक तो है ही नहीं। और इसका एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, हमारी एक तो होती है परिपक्व आरबीसी, और एक पादपों की होती है जो चालनी नलिकाएं होती है, चालनी नलिकाएं। ये चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती है, ये फ्लोएम ऊतक में पाई जाती है। तो उनमें भी चालनी नलिकाओं में भी देखो ये परिपक्व आरबीसी होती है, इनमें केंद्रक नहीं होता है, तो कुछ समय बाद में जैसे 120 दिन बाद में ख़त्म हो जाती है, नष्ट होने लगती है। चालनी नलिकाएं होती है जिनमें केंद्रक नहीं होता है, तब ये खुद इसका कंट्रोल कौन करेगा, तो इसके लिए इसके पास एक साई कोशिका होगी, वो साई कोशिका इनका कंट्रोल करेगी। देखो दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, एक केंद्रक हो, तो उसे हम कहेंगे एक केंद्र की, या इसको ऐसा बोल दो, एक केंद्र की।
इसको हम कहेंगे मोनोकैरियोटिक। मोनो का मतलब हो गया एक और कैरियोटिक का मतलब हो गया न्यूक्लियस। तो नाम से स्पष्ट है कि इस कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है। सेल में एक केंद्रक पाया जाता है। तो सेल में एक केंद्रक पाया जाता है। तो इसके उदाहरण देखो, हमारी जो अधिकांश एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो, तो अधिकांश में यही स्थिति होती है कि एक कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है। यानी मोनोकैरियोटिक स्थिति होती है, एक केंद्र की स्थिति होती है अधिकांश कोशिकाओं में। जबकि जिनमें नहीं होता है उनमें भी आपको बता दिए, ये भी याद रखिएगा। कुछ कोशिकाओं में क्या होता है, दो केंद्रक पाए जाते हैं, तब उनको हम कहेंगे दो केंद्र की अवस्था, या इसको हम कहेंगे दो को देखो डाई कहते हैं अपन, डाई कैरियोटिक स्थिति, या इसका एक नाम और है बाई भी कहते हैं इसको, बाई न्यूक्लिएटेड देखो डाई कैरियोटिक या बाई न्यूक्लिएटेड। तो डाई का मतलब हो गया दो, कैरियो का मतलब हो गया केंद्रक, बाई का मतलब हो गया दो, और न्यूक्लिएटेड का मतलब हो गया न्यूक्लियस। तो इसका मतलब यह है कि एक सेल में दो केंद्रक पाए जाते हैं, एक ही कोशिका में दो केंद्रक पाए जाते हैं। ये भी देखो एक स्पेशल स्थिति है, एक कंडीशन है। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। एक ही कोशिका में दो केंद्रक पाए जा रहे हैं। तो एक तो आप नाम याद रखिएगा, पेरामीशियम जो प्रोटोजोआ है, पेरामेशियम ये क्या है, एक प्रोटोजोआ, सबसे सरल जीव है ये। इस तरह से जो हमारे जूते का सोल होता है उसकी आकृति होती है, इसमें दो दो केंद्रक पाए जाते हैं। इसी तरह हमारी जो उपास्थि की उत्तक की कोशिकाएं हैं, उपास्थि उत्तक की जो सेल है उसके अंदर भी ये पाया जाता है, जो कार्टिलेज सेल जिसको अपन बोलते हैं कार्टिलेज सेल, उसके अंदर भी दो प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं। तो ये इसलिए हो गया है, दो केंद्रक है तो इसका मतलब है कोशिका पर इसका कंट्रोल है वो और भी ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा। कोशिका जल्दी से रिपेयर करेगी, जल्दी से अपने कोशिका पदार्थों को अंदर बाहर करेगी, कंट्रोल ज़्यादा होगा कोशिका के ऊपर। तो ये दो केंद्र की अवस्था है। नेक्स्ट देखो, एक स्थिति आ सकती है कि बहुत सारे केंद्रक हो, तब हम इसको कहेंगे बहुकेंद्र की अवस्था। और बहु का मतलब हो गया मल्टी न्यूक्लिएटेड कहते हैं इसको, क्या कहेंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड। जिसे इसको बाई न्यूक्लिएटेड कह देंगे, इसको हम कह देंगे मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो मल्टी का मतलब होगा है अनेक या बहुत सारे, और न्यूक्लिएटेड का मतलब हो गया न्यूक्लियस, बहुत सारे केंद्र। तो देखो इसमें क्या हुआ, एक सेल में एक से ज़्यादा मतलब दो से भी ज़्यादा मिलेंगे आपको, बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं। ये देखो, अभी इसका एग्जाम्पल देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। एक तो हमारी जो कंकाल पेशी होती है, स्केलेटल मसल, कंकाल पेशियां देखो, जिनको हम रेखित पेशियां भी बोलते हैं। इनके जो तंतु होते हैं ना, रेखित पेशियों के जो तंतु, स्केलेटल मसल्स, और जो या जिसको हम दूसरा नाम क्या लेते हैं, रेखित पेशियां, ये पाई जाती हैं। चलो एक बार इसका उदाहरण देखने से पहले इसके एक मिनट, इसको बाद में लेंगे अपन उदाहरण को। देखो इसके दो रूप पढ़ लेते हैं पहले इसको। तो मतलब आप ये उदाहरण तो याद कर लेना चाहिए। कंकाल पेशियां जो हमारी रेखित पेशियां होती हैं उनमें एक ही कोशिका में बहुत सारे केंद्र होते हैं, लेकिन ये स्थिति देखो पौधों और जंतुओं में दोनों में आती है। तो एक बार हमें इस तरह पढ़ते हैं कि एक कोशिका में जब बहुत सारे केंद्र होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, बहु केंद्र की अवस्था कहते हैं, अवस्था कहते हैं। देखो ये अवस्था है ना, यह अवस्था दो प्रकार की होती है। देखो
दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की का मतलब है एक तो पौधों में पाई जाएगी और एक जंतु में पाई जाएगी। तो वो देखते हैं अपन। देखो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो दोनों ही जो शब्द आएंगे, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। देखो इसमें पहला पहला रूप देखो इसका, उसको हम बोलते हैं सिन सिनसी सिंसिसियम। इस वर्ड को इस तरह से लिखते हैं, ये इसको लिखते हैं हम सिनसीयम। सिंसिटियम इसको हम ऐसे लिखते हैं सिंसीसियम। ये आप याद रखिएगा। तो इसमें क्या है कि एक कोशिका में बहुत सारे केंद्रक होते हैं, ये जंतु कोशिका की बात है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि एनिमल सेल में, याद रखिएगा, सिंसियम की स्थिति किस में आती है, एनिमल सेल में, यानी जंतु कोशिकाओं में आती है। तो एनिमल सेल में बहुकेंद्र की अवस्था को सिंसिसियम कहते हैं, ये याद रखिएगा। जब जंतु कोशिका में बहुकेंद्र की अवस्था होती है तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, सिंसियम कहते हैं। अब देखो इसका निर्माण कैसे होता है, इस स्थिति का निर्माण, इसमें क्या होता है कि जैसे एक सेल है, इसमें एक केंद्रक है, दूसरी सेल है, ये केंद्रक है, तीसरी सेल है, ये जैसे 4 सेल है। तो ये धीरे धीरे क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है। तो ये सेल देखो इस तरह से आपस में जुड़ जाती है, और इसका केंद्र, इसका केंद्र, इसका केंद्र, इसका केंद्रक, और ये फिर देखो इस कोशिका में कितने केंद्र हो गए, 4 केंद्र हो गए। तो ये देखो ये संलयन हुआ है, यहाँ पर इन कोशिकाओं का क्या हुआ है, संलयन हुआ है, फ्यूजन हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जो सिंसियम की स्थिति है, इस संरचना का निर्माण, इस संरचना का निर्माण, ये जो एक से ज़्यादा देखो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, एक से अधिक सेल के आपस में संलयन, जिसको हम कहते हैं फ्यूजन, क्या कहते हैं, फ्यूजन से होता है। ये एक बड़ी बात है, याद रखिएगा। सिंसियम की स्थिति का निर्माण कैसे होता है, जब एक से ज़्यादा सेल होती है वो आपस में जुड़ जाती है। देखो ये 4 सेल है, ये आपस में जुड़ने लगी और फिर ये एक सेल बन गई, और इसमें कितने केंद्र हो गए, 4 केंद्र हो गए। तो ये सिंसियम की स्थिति आ गई। ऐसे एग्जाम्पल कहाँ मिलते हैं अपन को, तो ऐसे एग्जाम्पल की बात करें तो हम अभी कहा हमारी जो कंकाल पेशियाँ है, कंकाल पेशियों के जो तंतु होती हैं वो, जिनको हम क्या कहते हैं, रेखित पेशी, रेखित पेशियाँ भी कहते हैं। तो उनके अंदर ये पाई जाएगी ये स्थिति। ये इंपॉर्टेंट उदाहरण आप याद रखिएगा, क्योंकि कंकाल पेशी हमारा बहुत ज़्यादा कार्य करती है, इसका कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो ये पटापट रिपेयर भी करती है अपने आप को। तो बहु केंद्र की स्थिति में क्या होता है, इनकी रिपेयर, इनकी जो वाउंड फिलिंग, घाव बनने की स्थिति है, या इनका जो कंट्रोल है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो इसलिए इनमें ये बहुकेंद्र की अवस्था पाई जाती है। इसी तरह से देखो एक एक एस्केलमंतीज का एक जानवर है, एस्केरिस। तो इस तरह से लंबा सा एक जानवर होता है, बेलनाकार। तो इस एस्केरिस की जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस जो उसकी बाह्य त्वचा होती है, एपिडर्मिस की सेल में भी ये स्थिति रहती है, सिंसियम की स्थिति रहती है। इसी तरह से जो मलेरिया का जो रोग कारक है, देखो रोग कारक, मलेरिया जो रोग कारक है, उसकी जो जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम, तो उसकी प्लाज्मोडियल सेल में भी स्थिति, मलेरिया का रोग कारक है, उसकी प्लाज्मोडियल सेल में भी ये स्थिति देखने को मिलती है। और दूसरी स्थिति हम देख लेते हैं, देखो जिसको हम कहते हैं सैकोसिकी, ये इसको कहते हैं कोइनोसाइट, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कोइनोसाइट्स। देखो सैकोसिकी है, सैकोसिकी की स्थिति, सिंसियम की स्थिति तो किस में आती है, एनिमल सेल में, और सैकोसिकी की स्थिति किस कैसे आएगी, प्लांट सेल में। तो हम ये कह देंगे कि प्लांट सेल में
बहुकेंद्रिकी अवस्था को संकोशिकीय या कोइनोसाइट कहते हैं। कोइनोसाइट कहते हैं। देखो, पादप कोशिका में पाई जाएगी और बहुकेंद्रीय अवस्था है, तो पादप कोशिका में बहुकेंद्रीय अवस्था को तुम कह देंगे कोइनोसाइट, और एनिमल सेल की बहुकेंद्रीय अवस्था को कह देंगे सिंसियम। सिंसियम का निर्माण हुआ सलियन से, कोशिकाओं के सलियन से। अब इसका निर्माण देखो कैसे होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये जो पादपों में कोइनोसाइट की स्थिति आती है, तो इस संरचना का निर्माण देखो कैसे होता है। जैसे ये कोशिका है, इसके अंदर कोशिका विभाजन हुआ और इसका केंद्रक है वो दो भागों में बट गया। अब इसका कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता है, केवल केंद्र का विभाजन हुआ, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हुआ। तो इस कोशिका में कितने केंद्रक हो गए? 2 केंद्रक हो गए। अब मान लीजिए फिर से ये कोशिका विभाजन करे, इसका भी विभाजन नहीं हुआ, तो इसके अंदर फिर केंद्रकों की संख्या और ज़्यादा बढ़ गई। तो इसमें फिर से केंद्र का विभाजन हो गया और इस तरह से 4 केंद्रक हो गए, कोशिका विभाजन नहीं हुआ। तो ये होता है केंद्र का विभाजन तो हो रहा है, केंद्र का विभाजन तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता है। इस कारण से यहाँ पर क्या होता है, कोशिका 2 भागों में नहीं बटेगी और इसमें केंद्रक तो बढ़ जाएंगे। कोशिका 2 भागों में बटेगी नहीं, तो केंद्रकों की संख्या बढ़ती जाएगी। कैसी अवस्था आ जाएगी? बहुकेंद्र की अवस्था आ जाएगी। तो हम ये कह देंगे इस संरचना का निर्माण, इस संरचना का निर्माण सेल में उपस्थित केंद्रक के बार बार विभाजन से होता है। इसमें क्या होता है? कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता। देखो, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता है, केवल केंद्र का बार बार विभाजन होता है। तो ये कोइनोसाइट की स्थिति आ जाती है। तो देखो इसका एग्जाम्पल देखो, ये एक तो लेटेक्स जो कोशिकाएं होती है, लेटेक्स जो सेल होती है पौधे में, उनमें ये स्थिति रहती है। लेटेक्स जो सेल होती है, इसके अलावा जो लेटेक्स वेसल्स होती है, लेटेक्स वेसल्स वाहिकाएं उसमें होती है। एक फाइकोमाइसिटीज कवकों के समूह में, ये एक फाइकोमाइसिटीज कवकों का समूह है, उसमें सभी में ऐसा मिलेगा। फाइकोमाइसिटीज कवकों के समूह के अंदर ऐसा पाया जाएगा। इसके अलावा एक शैवाल है वाउचेरिया। वाउचेरिया जो शैवाल है उसके अंदर भी ये देखने को मिलता है। लेटेक्स सेल, लेटेक्स वेसल्स और फाइकोमाइसिटीज, उसके अंदर ये देखने को मिलेगा। कवकों के जो समूह होते हैं उसके सभी सदस्यों में देखने को मिलता है। ये तो देखिए इसकी हमारी केंद्र की संख्या थी। अब पढ़ लेते हैं अपन इसके आकार और आकृति। देखो, आकार व आकृति, इसको अपन कहते हैं इसकी साइज एंड शेप। पढ़ लेते हैं। देखो, तो इसका आकार देखो, गोल भी हो सकता है, ये गोलाकार भी हो सकता है, ये कई जीवों में अंडाकार भी मिलता है, ये दीर्घ वर्ताकार भी मिलता है, बिल्कुल वर्ताकार ना होकर दीर्घ वर्ताकार भी होता है। कुछ में ये बेलनाकार भी देखा गया है, कुछ में चक्री की तरह भी देखा गया, चक्राव भी देखा गया, चपटा भी होता है, या ये अनियमित आकृति का भी होता है, जैसे WBC में होता है ना, अनियमित आकृति का हो सकता है। देखो, तो ये मुख्य रूप से गोलाकार पाया जाता है, लेकिन ये अंडाकार, दीर्घवर्ताकार, बेलनाकार, चक्री की तरह, चपटा या अनियमित आकृति का, अनियमित आकृति से अब WBC में होता ही है, तो वहाँ पर ये पाया जा सकता है। देखो, अब ये जो केंद्र का जो आकार है, देखो केंद्र का आकार, इसमें उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या, एक तो ये, अगर गुणसूत्र कम होंगे तो इसका आकार भी कम होगा, गुणसूत्र ज़्यादा होगा तो इसका आकार भी ज़्यादा होगा। एवं कोशिका की क्रियाशीलता, देखो, पर
निर्भर करता है, निर्भर करता है। तो इसका आकार एक तो गुणसूत्रों की संख्या और कोशिका की क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। तो अगर हम ये कहेंगे गुणसूत्रों की संख्या अधिक है, गुणसूत्रों की संख्या अधिक होने तथा उपापचयी दृष्टि से अधिक क्रियाशील हो तब केंद्रक बड़े होते हैं। देखो, तो केंद्र अपेक्षाकृत कैसे मिलेंगे अपन? अगर कोई अधिक क्रियाशील है, कोशिका अधिक क्रियाशील हो, उपापचय दृष्टि से सेल अधिक क्रियाशील हो तब केंद्रक बड़े होते हैं। देखो, और एक स्थिति और है कि केंद्र का जो आकार है, आकार वो कोशिका द्रव्य पर भी निर्भर करता है, कोशिका द्रव्य के समानुपाती भी होता है। देखो, ये भी स्थिति है कि अगर कोशिका द्रव्य ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, केंद्र का आकार कम या ज़्यादा होगा। तो इसका देखो हम एक अनुपात लेंगे, तो केंद्रक का आयतन, अगर आयतन ले लें हम, और कोशिका द्रव्य का आयतन ले लें, कोशिका द्रव्य का आयतन, जैसे केंद्र का आयतन ले लिया और कोशिका द्रव्य का आयतन ले लिया, इसको हमने कह दिया Vn, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, और वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म Vc कह दिया इसको हमने, और इसको Vn कह दिया। तो इन दोनों का हमने आयतन ले लिया। तो इसके आयतन में एक निश्चित अनुपात होता है, एक निश्चित अनुपात होता है। इसे देखो, इसको कहेंगे अपन न्यूक्लियो प्लाज्मिक इंडेक्स। इनको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियो प्लाज्मिक इंडेक्स से शॉर्ट में कहेंगे इसको, NP कहेंगे, NP कहते हैं। देखो, इसके अनुपात को दोनों को, तो देखो एक साइंटिस्ट हुआ था हर्टविंग। कौन हुआ था? हर्टविंग। इस हर्टविंग ने इसे एक सूत्र के रूप में व्यक्त किया। देखो, एक सूत्र के रूप में इसको दिखा दिया, इस NP को। मतलब NP का मतलब क्या हो गया कि हम वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, केंद्र के आयतन में कोशिका द्रव्य का आयतन में से केंद्र का आयतन को निकाल कर भाग दें। ये एक सूत्र है। देखो, केंद्र का आयतन, कोशिका द्रव्य का आयतन माइनस केंद्र का आयतन। तो अगर ये इस सूत्र के द्वारा हम इस निकालते हैं, तो इस सूत्र को हम क्या कर रहे हैं? न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स। तो यहाँ पर Vn तो कौन हो गया? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस यानी केंद्र का आयतन। Vc कौन हो गया? वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। तो अगर साइटोप्लाज्म ज़्यादा होगा, उसका आयतन कितना है, उसमें उसका हम इसे केंद्र के आयतन में भाग देंगे, तो एक हमारे पास एक तथ्य आएगा जिसको हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स NP। तो इस सूत्र के द्वारा हम इसको बता सकते हैं। तो कहने का मतलब है गुणसूत्रों की संख्या उसकी क्रियाशीलता और कोशिका द्रव्य पर डिपेंड करता है। केंद्र का आकार कोशिका द्रव्य पर भी निर्भर कर रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट जो संरचना है उसके बारे में हम इसकी चर्चा करेंगे।